नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हम वन दरोगा के लिए केमिस्ट्री के वीडियोस डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट जो सेकंड है आपकी वन दरोगा के सिलेबस की, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक पार्ट हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखा है तो वन दरोगा की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है। प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो नेचर ऑफ मैटर आज का जो टॉपिक है हमारा, आज सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक नेचर ऑफ मैटर। इसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर, कोलाइड एंड सस्पेंशन, ये सारे के सारे टॉपिक हम आज एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पदार्थ को समझेंगे। एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी पदार्थ अगर आपको डिफाइन करने को बोला जाए तो एक प्रकार का द्रव्य है जो किसी भी भौतिक प्रक्रम अगर हम यूज करेंगे तो उसे किसी अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता या पृथक नहीं किया जा सकता। शुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि हमने कहा था कि मिक्सचर हम डिस्कस करेंगे, मिश्रण, तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट्स और मिक्सचर एंड कंपाउंड, तीनों चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले मिश्रण को हम ठीक से समझ लेते हैं। मिश्रण क्या होता है? एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। यानी दो या अधिक तत्व आपस में जुड़े होंगे और रासायनिक रूप से नहीं, मतलब भौतिक रूप से सिंपल अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है? मिश्रण होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है वायु। वायु क्या है? एक मिश्रण है जो कि अनेक गैसों से मिलकर बनी होती है। उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो वायु क्या है? एक मिश्रण का उदाहरण हो गया। मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। और इनको अब हम ठीक से समझ लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। यानी अगर पूर्ण रूप से मिश्रित हो गया, जैसे हमने क्या किया, चीनी का घोल बनाया। आप चीनी का घोल बनाएंगे तो क्या होगा? चीनी जो है पूरी तरह से मिश्रित हो जाएगी पानी में और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। और जब वो घोल बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, उसके बाद आप चीनी को अलग नहीं देख पाएंगे और चीनी और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जो पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य, जिनको विभेद नहीं कर सकते आप एक दूसरे में, तो वो क्या है? समांगी मिश्रण है। दूसरा, संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। संपूर्ण द्रव्यमान जो संघटन होता है वो एक समान होता है, ये ध्यान रखना है। और उदाहरण आपके जैसे जल में शर्करा और चीनी का समांगी मिश्रण है। तो शर्करा का मिलना जल में वो क्या है? एक तरह से विलयन जो है समांगी मिश्रण है। ऐसे ही अगर नमक का विलयन है तो वो भी क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होगा? जिसमें पदार्थ क्या होंगे? पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी वहाँ आप विभेद नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आप विभेद कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। एक सा नहीं होता है, जैसे पानी के घोल में देखा था तो एक सा संगठन है। इसमें विषमांगी मिश्रण में एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण देख सकते हैं। अगर चीनी और बालू का मिश्रण एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होगा। तो ये क्या हो गया? एक तरह से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्रवों में ठोस के निलंबन, सस्पेंशन भी विषमांगी मिश्रण है। द्रवों में ठोस के जो निलंबन होते हैं वो भी क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए विलयन देख लेते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं विलयन का। नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया, या नमक पानी का विलयन हो गया, चीनी पानी का विलयन हो गया। ये विलयन के उदाहरण हैं। अब विलयन के प्रकार थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। तो विलायक हो गया, विलायक वो है जिसमें आप घोल रहे हैं। जैसे अगर हम पानी में नमक को घोल रहे हैं तो वो क्या है? विलायक। हमेशा विलायक की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। और विलेय जिसको हम घोलते हैं, जैसे अगर हम नमक को घोल रहे हैं तो नमक क्या हो गया? हमारा विलेय का काम करेगा। तो विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है।
विलायक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। यानी जिसमें हम विलय को घोल रहे हैं तो वो क्या होगा, विलायक होगा, और ज़्यादा मात्रा में हमेशा क्या होगा, विलायक होगा। अगर मान लो हम नमक चीनी का विलयन हमारे पास है और उसमें हम कोई और विलयन मिला रहे हैं, तो जिस विलयन की मात्रा हम ज़्यादा लेंगे वो ही विलायक कहलाएगा। अब विलेय देख लेते हैं। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलेय हो गया, ये तो पहचानना आसान हो गया। विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण हम पहले ही समझ चुके हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। विलयन के कण क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो आकार पूछ लिया जाता है कि विलयन, कोलाइडी विलयन और सस्पेंशन, इनके आकार में अंतर होता है, बाकी सब तो एक तरह से मिक्सचर ही होता है ना, विलयन ही होता है। तो 1 nm से भी छोटे होते हैं विलयन के कण। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है तो इनसे जो प्रकाश की किरण गुजर रही है उसको फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास विलयन है, मान लो और नमक का विलयन है पानी के साथ, तो उस विलयन को हम छनन करके यानी छान कर पृथक नहीं कर सकते हैं। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए विलयन की सांद्रता क्या होगी यहाँ पर, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन भी हम जब पढ़ते हैं तो एक एक बोलते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन वह विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा अगर कम है तो वो तनु विलयन है, और सांद्र विलयन क्या है, विलेय की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, सांद्र विलयन होगा। ऐसे विलयन की सांद्रता प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा। अब प्रति लीटर आयतन में जितना विलेय पदार्थ घुला होगा वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। सबसे पहले संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, वो ऐसा विलयन है जिसमें और अधिक पदार्थ न घोला जा सके। यानी एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, मान लो हमने नमक का विलयन बनाया, नमक इसमें घोला, खूब सारा नमक घोला, और एक टाइम ऐसा आएगा एक निश्चित टेम्परेचर पर कि और अधिक नमक घुलना बंद हो जाएगा, जितना घुला वो घुल जाएगा, और अधिक नमक घुलना जो है बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में वो विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब उसमें और विलेय घोला नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि एक विलयन में क्या होगा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, यानी कि ऐसी स्थिति नहीं है कि वो संतृप्त हो गया, वो यानी अभी भी उसमें और विलेय घोला जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है निलंबन। एक तो विलयन हो गया, दूसरा क्या हो गया, निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन समझ लेते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें अगर जो विलेय पदार्थ है उसके कण घुलते ही नहीं है, विलेय जो हमने मिलाया विलायक में उसके कण घुलते ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण है। अपितु माध्यम की समष्टि में निलंबित हो जाते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे आटा जल का मिश्रण, बालू जल का मिश्रण, या फिर मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से निलंबन हो गया। वहाँ पर आटा और जल हो गया, जल का मिश्रण हो गया, बालू जल का मिश्रण हो गया। तो ये क्या है, निलंबित कण जो है, इसमें जो कण होंगे वो आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निलंबन के गुणधर्म देख लेते हैं। एक विषमांगी गुणधर्म, विषमांगी मिश्रण है, हमें पता है ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। प्रकाश के किरणों का मार्ग जो है ये क्या करते हैं, फैला देते हैं, का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी दिखने लग जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या होगा, अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं कोलाइड में। कोलाइड से प्रश्न बन सकते हैं। कोलाइड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी अवस्था वह विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर और 1000 नैनोमीटर तक। सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच होता है और इन्हीं कणों से जो विलयन बनेगा वो कोलाइडी विलयन कहलाएगा। इन कणों से जो विलयन बनेगा वो कोलाइडी विलयन कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। जैसे स्टार्च का विलयन हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, ये क्या है, कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। ऐसे ही इनमें जैसे गोंद होता है तो गोंद भी आपका क्या है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। कोलाइड के गुणधर्म देख लेते हैं। यह भी एक विषमांगी मिश्रण है, यानी संपूर्ण रूप से मिश्रित नहीं रहता है और आप जो है विभेद कर सकते हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलाइडी कण जो है आप आंखों से, अब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, तो इतने छोटे आकार के हैं तो वो देखे नहीं जा सकते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। तब ये कण तल पर ये बैठते नहीं हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। ये भी छानन विधि द्वारा, जैसे गोंद है तो उसको हम पृथक नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि अगर अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे तो ये पृथक किए जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी प्रकाश की किरण को ये फैलाते हैं और उनके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म हमें पढ़ना है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव को यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा जब कोलाइडी विलयन पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उनका फैलना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये टिंडल प्रभाव हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। अब जो मिश्रण है हमारा उसको हम किन किन तरीकों से अलग कर सकते हैं वो विधियां थोड़ी सी देखनी है। सबसे पहला है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, मूल उद्देश्य इसका है मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक जो हो दूसरे पदार्थ से कम होता है, तो जब ऐसी स्थिति होगी, एक पदार्थ जो है जल्दी वाष्पित हो जाने वाला हो, तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अपकेंद्रीकरण, जैसे बताया था कि जैसे अगर कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी विलयन को जो है छनन करके नहीं कर सकते अलग, तो उनको अपकेंद्रीकरण से किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं हम, कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो डेंसर पार्टिकल, भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। तो ये हो गई किसकी, एक ये हो गया अपकेंद्रीकरण। अब आगे देखिए पृथक्करण कीप। तो कीप, जैसे कि कीप समझ आ रहा होगा, कीप तो आप लोगों ने देखा होगा। तो मूल सिद्धांत क्या है, अगर दो अघुलनशील द्रव हैं जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं, वो आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पृथककारी कीप का स्टॉप कॉर्क को खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं और दूसरे बीकर में बचा अगर तेल और पानी का हम एक तरह से अलग कर रहे हैं तो वो इस तरह से अलग कर सकते हैं पृथक्करण कीप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ा था कल के वीडियो में कि जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। तो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, दूसरा ऐसे ही रहता है। तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन का सिद्धांत हो गया। क्रोमेटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है कि इसको किस विधि से आप अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका सिद्धांत क्या है, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं। इसके क्या कर सकते हैं हम, जो अगर कोई मिश्रण है उसमें रंगीन यौगिक है तो उसको अलग कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। तो दोनों रंग क्या होते हैं, अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए आसवन विधि। आसवन विधि भी इंपॉर्टेंट है। आसवन विधि में क्या होता है, दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। जब एक का क्वथनांक दूसरे से कम होगा, यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इनका क्वथनांक एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, आसवित किया जाएगा, एक तरह से जैसे भाप निकालना ही एक तरह से आसवन विधि है। तो दो संगठकों के बीच का एक का क्वथनांक दूसरे से कम होगा। अब जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी आसवित हो जाएगा और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो देर से आसवित हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों द्रव जो हैं अलग अलग हो जाएंगे।
ये हो गया। अगला क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संगठक को पृथक कर देना। तो एक एक क्रिस्टल निकाल कर जो है अलग कर देना, ये क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन समझ लेते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण तो होता है परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कुल मिलाकर भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो बदलेगा जरूर, भौतिक परिवर्तन वापस बदलेगा जरूर लेकिन उसको वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। यानी एक तरह से उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन का एक तरह से प्रकार हो गया। जैसे जल का नमक में घुलना, तो जल का नमक में घुलना क्या है? एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे आप बटन बंद कर दोगे बल्ब बंद हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही जल का नमक में घुलना, नमक का घोल बनाया आपने पानी में, तो वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वापस उससे आप नमक प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसको वापस उसी रूप में पाया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। ऐसे ही मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना क्या होगा? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों का उदाहरण है। ये बात ध्यान रखेंगे कि मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, क्योंकि क्या होता है? जैसे मोम तो वापस उसी रूप में प्राप्त हो जाता है लेकिन जो मोम का धागा होता है वो जला तो वो वापस उसी रूप में प्राप्त नहीं होगा, तो वो उसका रासायनिक परिवर्तन वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को। एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें क्या होगा? पदार्थ परिवर्तित हो गया अन्य पदार्थ में और अन्य पदार्थ से वापस उसी पदार्थ को नहीं पाया जा सकता है, तो ये रासायनिक, क्योंकि अब उसकी प्रकृति भी चेंज हो गई है और उसकी रासायनिक प्रवृत्ति भी चेंज हो गई है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगेगा तो वापस उसी रूप में नहीं पाया जा सकता। कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। अब अगला टॉपिक हमने मिश्रण को पढ़ा, अब हम तत्वों को समझेंगे। तत्व क्या है और फिर यौगिक को। तत्व तो पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तत्व को आप अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर कोई भी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को क्या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से सोडियम तो सोडियम रहेगा। ऐसे ही तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये हमारे क्या हो गया? उदाहरण हो गए। अब तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तत्वों को धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा गया है। ये भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। धातु वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे तांबा, लोहा, चांदी आदि, ये क्या करते हैं? अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम एक धातु है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो अब सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8 और 1, तो ये बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये आसानी से त्याग कर सकता है। तो क्या कहा कि वैसे परमाणु जो अधिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वे धातु कहलाते हैं। यानी धातुओं का एक गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये क्या है? एक तरह से धातु के उदाहरण हो गए। तो ऐसे ही कॉपर भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। लोहा भी करता है और चांदी भी करता है। अब देखिए अधातु वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में दूसरे तत्वों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब जो परमाणु एक तरह से दान करेगा, त्याग करेगा, वो धातु हो गया। जो ग्रहण करेगा वो क्या हो गया? अधातु हो गया। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ऑक्सीजन को का -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ऐसे ही क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसका -1 एक संयोजकता दर्शाता है। तो इसलिए ये क्या है? अधातु हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखिए उपधातु वो हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या हो गए? उपधातु हो गए। अब देखते हैं यौगिक क्या होते हैं? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, यौगिक कहलाता है। अब देखो यौगिक की खास बात यह है कि वो कैसे बनता है?
एक तरह से बिल्कुल नियत अनुपात में, यहाँ पर नियत अनुपात है। हमने मिश्रण भी पढ़ा था, मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं, लेकिन वहाँ अनुपात की कोई वो नहीं है, वहाँ अनुपात कुछ भी रह सकता है। जैसे हवा है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, अदर गैसेज भी हैं बहुत सारी, तो वहाँ अनुपात कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यौगिक, यौगिक में हमेशा क्या होगा, अनुपात फिक्स होगा। अब जैसे जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, जल होता है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो हाइड्रोजन का अगर हम परमाणु क्रमांक देखें तो 1 होता है, यानी दोनों का मिला के देखें तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का जो है 8 होता है, तो 8 होता है। तो ये थोड़ा सा ये समझिए कि हमेशा अगर हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा तभी H2O पानी बनेगा। अगर O के भी 2 परमाणु ले लिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा, पेरोक्साइड हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर क्या है कि नियत अनुपात में चाहिए, नियत अनुपात में चाहिए। इसीलिए क्या होगा, अगर नियत अनुपात में रहेंगे तभी जाकर जो है यौगिक कहलाएगा, अगर नियत अनुपात में नहीं होंगे तो वो मिक्सचर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे चीनी, नमक, जल आदि। अब थोड़ा सा मिश्रण और यौगिक में अंतर देख लेते हैं। तो मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। अगर तत्व और यौगिक मिल रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। किसमें, मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे ही किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं। संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। यानी मिश्रण में जो जो घटक हैं, जैसे अगर हवा है, हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो अलग अलग गैसें हैं, तो अलग अलग गैस अपने अपने गुणधर्म को दर्शाएगी, न कि उस मिश्रण का गुणधर्म दर्शाएगी। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और उसके घटकों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। अब यौगिक का देख लीजिए, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी एक पदार्थ क्या करेगा, क्रिया करेगा तो नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि H2O है तो H2O क्या करेगा, एक निश्चित अनुपात में ही मिलेगा। तो अगर परमाणु भार की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो हाइड्रोजन के हो गए और 16 हो गया, तो हमेशा 1:8, तो 1:8 में ही जुड़ते हैं पानी बनाने में। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यौगिक में क्या होगा, हमेशा निश्चित अनुपात होगा। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि मिश्रण के जो घटक होंगे, ये खास बात है कि मिश्रण के जो घटक हैं उनको आप भौतिक विधियों द्वारा भी अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के घटकों को आप केवल और केवल कोई रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग कर सकते हैं, नहीं तो यौगिक के अणुओं को आप अलग नहीं कर सकते। सिंपल सा देखिए, अगर हमारे पास पानी है, H2O है, तो क्या आप H2 और ऑक्सीजन को केवल भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या रासायनिक विधियां प्रयोग में लानी पड़ेगी या फिर वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर हमने सेकंड यूनिट का दूसरा चैप्टर हमने डिस्कस किया। 1-2 चैप्टर और रह गए हैं, तो अगले 1-2 दिन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल वीडियोज़ है, तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।